1296 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी भारत का राजा बनता है और भारत का राजा बनते ही अलाउद्दीन खिलजी के सामने एक के बाद एक अनेक समस्याएं आती है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही शातिर था, वो उन समस्याओं का एक के बाद एक बड़ी आसानी से उनका निस्तारण भी कर देता है। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जो है उसका दिमाग अलग ही टाइप का था। वो स्वयं को सिकंदर ए सानी कहता था। सिकंदर ए सानी मतलब सिकंदर जो है यूनान का शासक था, वो पूरे विश्व को जीतने का सपना देखता था। सिकंदर कहता था कि मैं पूरी दुनिया जीतूंगा। उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को सिकंदर ए सानी कहता है कि मैं सिकंदर की साया हूँ, मेरे अंदर सिकंदर है और मैं पूरे भारत पे राज करूंगा। ऐसी ख्वाहिश थी अलाउद्दीन खिलजी की। अब दोस्तों, जिसकी ख्वाहिश बड़ी है, जिसकी ख्वाहिश है कि पूरे भारत पे राज करना है, तो पूरे भारत पे राज कौन कर सकेगा? जिसकी सेना मजबूत होगी, जिसके पास में उसके सैनिक जो है वो भी ईमानदार होंगे और योग्य सेनापति होंगे ना, तभी वो पूरे भारत पे राज कर सकेगा। लेकिन उसकी सेना जो है अस्त व्यस्त है, तो फिर वो भारत पे कैसे राज करेगा? तो अलाउद्दीन के सामने बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन अलाउद्दीन ने कहा कि मैं उन सभी समस्याओं का निपटारा करूंगा और पूरे भारत पे राज करूंगा। तो दोस्तों, अलाउद्दीन के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी वो बात करते हैं। पहली समस्या थी अलाउद्दीन के सामने अयोग्य सैनिक। दोस्तों, क्या है कि लगातार युद्ध लड़ने से पहले, यानी कि अलाउद्दीन से पहले दिल्ली का बादशाह था, अलाउद्दीन का चाचा था, ठीक है, जलालुद्दीन। तो जलालुद्दीन के समय बहुत सारे युद्ध हुए थे। तो उन युद्धों में लड़ने से सैनिक जो है ना, बहुत सारे सैनिक जो है वो लूले, लंगड़े, बहरे, अंधे, किसी युद्ध में लड़ने से उसका हाथ कट गया है, किसी युद्ध में लड़ने से उसका पैर कट गया है, ऐसे सैनिक थे। बहुत सारे दुबले पतले सैनिक थे। तो अलाउद्दीन ने सोचा कि ऐसे सैनिकों को ले जाकर मैं पूरे भारत पे राज नहीं कर सकता, इन सैनिकों को सेना से बाहर निकालना होगा। तो दोस्तों, पहली समस्या तो ये थी। दूसरी समस्या थी उसके सामने बेईमान सैनिक, यानी कि ऐसे सैनिक जो ईमानदार नहीं हैं, अपनी ड्यूटी जो कर रहे हैं सेना के अंदर वो ईमानदारी से नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? स्वार्थी होते हैं, बस अपने पैसों से मतलब है कि भाई सेना के अंदर नौकरी करेंगे, पैसे मिलेंगे उस दिन फ्री। तो दोस्तों, अलाउद्दीन का जहाँ पर भी अभियान होता है कि भाई आज गुजरात पे अभियान है, वहाँ पे सेना को भेजा, तो वो सैनिक क्या करते थे? उसमें काम चोरी करते थे। मतलब कि अलाउद्दीन की सेना के अंदर वो जाते थे लेकिन युद्ध नहीं लड़ते थे, वो बाहर ही जाकर बेईमानी पूर्वक बैठ जाते थे। जैसे युद्ध समाप्त होता वापस आकर सेना के अंदर मिल जाते थे और अलाउद्दीन से कहते थे कि हमने युद्ध लड़ा, हमने युद्ध लड़ा। तो अलाउद्दीन खिलजी इस बात से निपटना चाहता था। इसके लिए भी वो क्या करता है आप आगे देखना। तीसरी बात है कि दिल्ली के बाज़ारों में भ्रष्टाचार व्याप्त था। दिल्ली के जो बाजार है वहाँ पे बहुत सारा भ्रष्टाचार था। वहाँ के व्यापारी जो थे वो किसी भी जो ग्राहक होता था ना उसको ठग लेते थे कैसे भी करके। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि भाई इस समस्या से भी निपटना बेहद ज़रूरी है। और उसके सामने चौथी समस्या थी, वो थी कि बेईमान सैनिक जो युद्ध के अंदर भाग जाते थे और घोड़े चोरी होने की समस्या। अलाउद्दीन के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी, घोड़े चोरी हो जाते थे। यानी कि अलाउद्दीन के सैनिक जो है, अलाउद्दीन ने भेजी सेना 1 लाख की, 1 लाख घोड़े, 1 लाख सैनिक और किसी राज्य पर चढ़ाई के लिए भेज दिए। अब देखिए 1 लाख में से 80,000 सैनिक है, 90,000 सैनिक है वो तो ईमानदार है, लेकिन 10,000 सैनिक बेईमान है। उन्हें पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हमें 50,000 रुपये का घोड़ा देकर भेजा है और क्यों ना हम इस घोड़े को बेच दें, क्योंकि पहले घोड़े पे कोई निशान विशान तो था नहीं कि भाई अलाउद्दीन खिलजी का घोड़ा है। वो क्या करते थे, वो उन घोड़ों को लेकर जाते थे युद्ध में जहाँ उन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा है। वहाँ पर जाकर के जो 1 लाख में से 90,000 सैनिक है वो तो युद्ध लड़ते थे ईमानदारी से, लेकिन जो 10,000 बेईमान है वो जैसे ही युद्ध शुरू होता, धुआं धपड़ होता, वो पीछे से भाग जाते सीधे गाँवों के अंदर। फटाफट उन घोड़ों को बेच करके उनकी नकदी, जैसे कि 50,000 का घोड़ा है वो 10,000 में बेच देते थे। उनके क्या घर का जाता है, जो भी आए फायदा का है, और फटाफट सीधे वापस आ जाते थे उस मैदान के अंदर। 2-3 दिन पहले युद्ध किया, 3-4 दिन तक चलते थे। अब वो युद्ध भूमि में वापस आ जाता था और देखता है कि भाई युद्ध समाप्त हो गया, फिर भी जो मरे कड़े सैनिक हैं उनके साथ में लोट बोट के होकर के कपड़े फाड़ के अलाउद्दीन के सामने जाता था, हो कि मैं तो आज युद्ध में बच गया। और अलाउद्दीन से कहते थे कि भाई घोड़ा जो है युद्ध के अंदर मारा गया, उसको क्या पता। लेकिन अलाउद्दीन ने इस समस्या से भी निपटने का तोड़ निकाला। तो हम देखेंगे कि कैसे इन सारी समस्याओं से अलाउद्दीन खिलजी निपटता है। पहली समस्या तो उसके अयोग्य सैनिक थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि उन अयोग्य सैनिकों को अपनी सेना से बाहर कर दिया। जो भी लूले लंगड़े, जो हाथ कटा हुआ है, कोई बहरा है, अंधा है, युद्ध के अंदर तीर लगने से किसी की आंख फूट गई है, ऐसे सैनिकों को घर बिठा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तुम्हें पेंशन देंगे, तुम घर बैठे रहो, तुम्हें पेंशन देंगे। और योग्य सैनिक थे उनकी भर्ती की।
अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अब सैनिकों की भर्ती मैं खुद करूंगा, मैं खुद देखकर भर्ती करूंगा। तो पहले जो सैनिक अयोग्यता थी ना, उसका तो तोड़ निकाल दिया अलाउद्दीन ने। दूसरी थी वो घोड़े चोरी होने की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि भाई ये जो घोड़े चोरी होते हैं, इस प्रथा से निपटने का एक ही इलाज है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि घोड़े दागने की प्रथा चालू करो। घोड़े दागने की प्रथा मतलब किसी लोहे या तांबे का कोई पात्र लो, फिर उसको गर्म करो, उसको गर्म करने के बाद में घोड़े के चिपका दिया जाता था पीठ पे या शरीर पे। तो वहाँ पे उसका चमड़ा जलने से निशान बनता था और उस निशान से ये पता चल जाता था कि भाई ये अलाउद्दीन खिलजी का घोड़ा है और अलाउद्दीन खिलजी के घोड़े को कोई चोरी नहीं करेगा। कोई चोरी करेगा भी तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर निशान है। तो अब घोड़ों की चोरी होनी जो है वो बंद हो गई। पहले अलाउद्दीन खिलजी की सेना के अंदर जो घोड़े थे ना, बहुत कमज़ोर थे, आधे तो उसके अंदर खच्चर गधे भरे हुए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उन कमज़ोर और दुबले पतले घोड़ों को निकाला और बढ़िया किस्म के जो अरब के और जो उधर देशों के अरब देशों के घोड़े थे वो लाए, अच्छी नस्ल के घोड़े, ऊंची कदकाठी के घोड़े, ताकि युद्ध के अंदर वो आसानी से दुश्मन पर जीत सके। उसके सामने तीसरी समस्या थी कि भाई सैनिक जो हैं वो युद्ध छोड़कर आधे बीच में ही भाग जाते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका भी तोड़ निकाला। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया नोट करने की प्रथा चलाई। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, एक भारत से जो भी चर्चित चित्रकार थे कि भाई ये प्रसिद्ध मशहूर चित्रकार है, उनको बुलाया, उनसे कहा कि जितनी भी सैनिक हैं उन सब सैनिकों के चित्र बनाओ आप एक कागज़ पे। उसमें कागज़ थे, ठीक है। उन चित्रकारों ने प्रत्येक एक एक सैनिक का चित्र बनाया सेम। उस समय कैमरे तो थे नहीं, लेकिन वो चित्रकार ऐसे थे कि सेम हुबहू देख करके उसका चित्र बना देते थे कागज़ पे। फिर उसका नाम लिखते थे कि भाई ये फलाना सैनिक है, फलाने गांव का है, इसके बाप का नाम फलाना है, पूरा एड्रेस। मतलब कि आइडेंटिटी कार्ड आज के ज़माने में नहीं होता है, वैसा का वैसा अलाउद्दीन खिलजी ने उस ज़माने में तैयार करवा दिया था सैनिकों का। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों से, जो सेनापति था उससे कहा कि इनकी सुबह रोज़ हाजिरी लो, अगर कोई एब्सेंट रहता है तो मुझे बताओ, पकड़ के लाओ उसको घर से। अब उनके पास में पूरा एड्रेस है। अब कोई सैनिक भागेगा नहीं, युद्ध छोड़ के जो भाग जाते थे, जो चोरी छुपे भाग जाते थे, वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अब अलाउद्दीन ने आदेश दिया कि हर रोज़ इनकी हाजिरी लो, हर रोज़ चेक करो कि कौन कौन उपस्थित है। अब तो उनके पास में नाम है, अगर कोई सैनिक भाग जाता है तो उसका एड्रेस है, घर जाके पकड़ के लाएंगे। ऐसा सिस्टम कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अलाउद्दीन खिलजी के सामने सबसे लास्ट एंड फाइनल जो समस्या थी वो थी दिल्ली के बाज़ारों में व्याप्त भ्रष्टाचार। मतलब कि दिल्ली के बाज़ारों के अंदर जो व्यापारी थे वो इतने भ्रष्ट थे कि वो किसी भी ग्राहक को नहीं छोड़ते थे ठगे बिना। ठगते कैसे थे कि वो किसी चीज़ को तोलते हैं, जैसे 10 किलो चीज़ लेनी है ना, तो 9 किलो ही तोलते थे। 1 किलो का पता नहीं कैसे घपला करते थे, किसी को पता नहीं चलता था, उस ग्राहक को भी नहीं। तो इस भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि दिल्ली के बाज़ारों के अंदर निगरानी के लिए एक विभाग का गठन किया। उसको कहते हैं सेना ए मंडी। उसका काम था कि आप दिल्ली के बाज़ार के अंदर घूमो पूरे दिन और पता करो कि कौन सा व्यापारी ठगने का काम करता है। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने उनका एक विशेष तरीके के कपड़े उनको पहनने के लिए कहा कि आप मैंने सैनिकों के कपड़े में मत जाओ, नहीं तो इन व्यापारियों को पता चलेगा और वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। आप आम आदमी जैसे ही कपड़े पहनो और दिल्ली के बाज़ारों के अंदर ध्यान रखो कि कौन भ्रष्टाचार करता है, जो करता है उसको पकड़ के सीधा मेरे पास में लाओ, ठीक है। और कितना भ्रष्टाचार करता है उसका ध्यान रखो। अब देखिए बाज़ार के अंदर जो भी उनकी गुप्तचर विभाग था वो काम कर रहा था, दिन में देखता था कि भाई आज कौन कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, उनका सीधा नाम लिखते थे, उसका पता करते थे। दूसरे दिन उसको बुलाते थे अलाउद्दीन के सामने। अलाउद्दीन से सामने जो सैनिक उसको कहता था कि भाई इसने इतने किलो का भ्रष्टाचार किया है, इतने ग्राम का भ्रष्टाचार किया है, उतना ही उस आदमी के शरीर से मांस निकाल लिया जाता था। ऐसा अलाउद्दीन ने नियम बनाया था। किसी आदमी ने मान लो 100 ग्राम कम चीज़ तोली है ना, तो 100 ग्राम उसके शरीर से मांस निकालो, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। अब ये बात आग की तरह फैली पूरे बाजार में कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा ऐसा नियम बनाया है। पता नहीं अलाउद्दीन खिलजी को ये सूचना कौन देता है कि हमने भ्रष्टाचार किया है। व्यापारियों के अंदर ये बात फैली कि भाई अलाउद्दीन खिलजी को सूचना कौन देता है, हम तो इतनी चोरी से, इतने चुपके से चोरी करते हैं, किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, फिर अलाउद्दीन खिलजी को कैसे पता चलता है कि उसने चोरी की है, इतनी मात्रा में की है। तो उसका जो अलाउद्दीन खिलजी का गुप्तचर विभाग था ना, वो इतना मजबूत था और किसी को पता ही नहीं चलने देता था, ठीक है। वो एक मतलब भूत प्रेत की तरह कार्य कर रहा था। और दिल्ली के बाज़ारों के अंदर ये बात भी फैली कि अलाउद्दीन खिलजी को भूत प्रेत जो हैं वो सूचना ला कर देते हैं।
मतलब वो व्यापारी कहने लगे कि हम जो चोरी करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं ना, भूत प्रेत हैं, वो देखते हैं हमें और फिर जाकर के अलाउद्दीन को कहते हैं। तो इस बात से सारे व्यापारियों ने जो भ्रष्टाचार करना बंद कर दिया, कम चीज़ तोलते थे ना, वो सारा बंद कर दिया। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने एक के बाद एक सभी तरह की जो समस्याएं थी उनका समाधान कर दिया और पूरे भारत पे एक छत्र राज करने के अंदर कामयाब भी हुआ था अलाउद्दीन खिलजी ज़्यादा हद तक। ठीक है, पूरे भारत पर ही कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था। लेकिन पहले के ज़माने में क्या है कि एक छत्र को जीतते थे तो दूसरा अपने आप स्वतंत्र हो जाता था, तो ऐसे चलता रहता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय में पूरे भारत पे एक छत्र राज स्थापित था, ऐसा कह सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।